Yes, sir. Recording in progress. Everyone note down. So last day, if you see last day's class, we just started what is probability. Actually हम लोगों ने सिर्फ last day का क्लास में ये देखा कि probability का concept मतलब probability निकाला कैसे जाता है, और उसके अलावा कोई हम लोगों ने कोई कुछ extra अगर 10 टाइप का ही हम लोगों ने सम देखा last day, जो 10th स्टैंडर्ड में जो तुम लोगों ने किया था उस तरह का ही कुछ हम लोगों ने सम देखा था. Now let us see first of all few basic laws, okay, and then we will start questions, okay, based on that. So everyone note down. So what are the basic laws of probability? Everyone note down. सबसे पहला पॉइंट तुम लोग को ये जानना होगा कि यूनियन का मतलब, यूनियन ऑपरेशन का मतलब, और का मतलब और एटलीस्ट का मतलब सेम होता है. उसके बाद एंड इंटरसेक्शन का मतलब, एंड का मतलब एंड बोथ सेम होता है अगर दो सेट है. ठीक है. सो एवरीवन नोट डाउन. सपोज वी हैव गॉट टू सेट्स, लेट्स से A in which the elements are 1, 2, 3, 4 and 5, and we have another set B in which the elements are 2, 5, 7 and 8. Now suppose तुमको ये बोला जा रहा है find a set. You have got set A, you have got set B. Now I'm asking you find out the third set. Find out the third set which is union of A and B, which is union of A and B. So when we say union of A and B, actually we want to represent a particular set. We want to find a set which contains elements, which contains element which is either present in set A और प्रेजेंट इन सेट बी, है कि नहीं. तो अगर हम ए और बी के अगर हम एलिमेंट्स को लिखे, सो वी हैव गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8. नाउ क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट कम से कम, सुनना बात को ध्यान से, इट इज मिनिमम प्रेजेंट इन वन ऑफ दी सेट्स. कैन आई से दैट इट इज प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ दीस टू सेट्स? सो क्या मैं बोल सकता हूं कि एटलीस्ट का मतलब, और का मतलब और यूनियन का मतलब सेम है? बिकॉज हम और का मतलब बोलो क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो या तो ईदर इट इज प्रेजेंट इन सेट ए और द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज प्रेजेंट इन सेट बी. तो और यूज करो, या फिर हम ऐसे इस चीज को रीड करें कि दैट द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज ईदर इज एटलीस्ट प्रेजेंट इन वन ऑफ द सेट. मतलब कम से कम वो एक सेट में प्रेजेंट होना चाहिए एलिमेंट्स. अगर एक में भी प्रेजेंट नहीं तो ऑब्वियसली हम थोड़ी ना इसके अंदर लिख देंगे मान लो 10 तो दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है. तो कहने का मतलब है कि अगर हम ए यूनियन बी फॉर्म कर रहे हैं तो ए यूनियन बी सेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए बताओ तो. उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कम से कम, मतलब जो कम से कम एक सेट में है. इफ इट इज प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ दीस टू सेट्स मींस यू राइट डाउन इन ए यूनियन बी. सो वी फाइंड दैट एटलीस्ट का मतलब, यूनियन का मतलब एंड और का मतलब सेम होता है. ऑन द अदर हैंड इफ आई से एंड इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब सेम होता है. एंड बोलो या इंटरसेक्शन, क्यों बताओ तो? बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखेंगे इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड बी में भी. ठीक है. सो व्हाट आर दोस एलिमेंट्स? इट इज 2 and 5. समझ में आया तो बात? तो ये हो गया तुम्हारा यूनियन और एटलीस्ट सेम होता है, इंटरसेक्शन एंड और बोथ सब चीज सेम होता है. दूसरा पॉइंट कि किसी भी इवेंट का अकरेंस को अगर मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, किसी भी इवेंट का अकरेंस, जैसे मान लो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन का जो लड़ाई है वो कल तक भी चलेगा. उस इवेंट को अगर हम ई से डिनोट कर रहे हैं तो उसका नहीं होने का कैसे डिनोट करेंगे बताओ तो? ई का कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे. और होने का लड़ाई और ना होने का लड़ाई का संभावना का सम दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ठीक है. समझ में सबके को? सो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट एंड नॉट अकरेंस को हम लोग नॉट से डिनोट करते हैं, का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा. सर 1 कैसे होगा? जैसे मान लो सपोज अगर हम ये बोले कि प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन टुडेस मैच, ऐसे हम वो बोले, इज सपोज 0.7. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? या अगर हम बोले 70%, so what is the probability that India will lose today's match? 30%. 30% का मतलब क्या होगा? 30/100.
और 70% का मतलब क्या हो गया 70/100, 70/100 मतलब 0.7 और इसका मतलब 0.3, दोनों को ऐड करके क्या आएगा आंसर, डेफिनेटली 1 आएगा। अगर हम ये बोले कि प्रोबेबिलिटी दैट मतलब कहने का मतलब किसी भी इवेंट का कोई भी इवेंट का अगर होने का प्रोबेबिलिटी अगर मान लो सपोज 0.9 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी 1.2 है? क्या ये मेरा स्टेटमेंट वैलिड है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। समझ में आया तो बात? प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। नाउ पॉइंट नंबर 3, अगर हम मान लो दो इवेंट का सपोज दो इवेंट है ई और ई एंड एफ, देयर आर टू इवेंट्स ई एंड दूसरा इवेंट क्या है एफ। अगर मान लो मुझसे ये पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ई विल अकर और एफ विल अकर, ईदर ई विल अकर और एफ विल अकर, और मींस यूनियन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ध्यान से नोट करना, इस फॉर्मूला को हम सेट के तरीके से देखें, सेट के मेथड से अगर इस फॉर्मूला को समझने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस, देखो ध्यान देना जब मैं प्लस करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो तुम देखो एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा है जिसको मैंने ऑलरेडी में इंक्लूड कर दिया है और मुझे दोबारा एफ के साथ लेना पड़ रहा है। समझ में? अब लेकिन मुझे ये देखो ये कौन सा रीजन है, जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला तो ये पूरा रीजन ले लिया। अब जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऐड कर रहा हूं तो देखो ये वाला रीजन को मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में ले लिया है और उसको मैं वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ भी रिपीट कर रहा हूं। तो क्या ये चीज दो बार आ गया कि नहीं ये वाला रीजन? तो मुझे एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट नॉट एफ। ई बट नॉट एफ का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग सेट के फॉर्म में ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट नॉट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं पता है? मतलब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई बट नॉट एफ। मतलब मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में बताओ तो ई के रेस्पेक्ट में, मतलब ई का कौन सा हिस्सा एफ में प्रेजेंट ना हो, तो ई का कौन सा हिस्सा एफ में प्रेजेंट नहीं है? सर e minus e intersection है। That's simple, we can simply say it is probability of e, मतलब probability of e से अगर मैं ये वाले व्हाइट वाला पोर्शन, probability of e से व्हाइट वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूं तो मिल जाएगा कि नहीं? ऑलराइट एवरीवन, और f डैश का मतलब क्या होगा? डैश मतलब ये हुआ कि f नॉट, f को छोड़ के, मतलब e से f को हटा दो, e and not f। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? तो हम इसको क्या रीड कर सकते हैं? ई एंड नॉट एफ, मतलब ई के पॉइंट ऑफ से हम बात कर रहे हैं जो एफ में नहीं है। समझ में बात? तो अब देखो नेक्स्ट ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट नंबर 5, अगर मान लो बोला जाए एफ बट नॉट ई, एफ बट नॉट ई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से ई को हटा दो और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। एक ही बात है, E का इंटरसेक्शन F से साथ, मतलब E को F के साथ इंटरसेक्शन करो या F इंटरसेक्शन E लिखो, बात तो बराबर ही होता है ना। दोनों का मतलब कोई अलग अलग है? नहीं, दोनों का मतलब एक ही चीज है। सो यू कैन राइट दिस वे आल्सो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ आई वांट एवरीवन टू जस्ट कॉपी डाउन दिस फॉर्मूलाज हियर सर। नाउ द लास्ट फॉर्मूला इज everyone note down, probability neither E nor F। Okay, probability neither E nor F, please everyone note down। ठीक है, neither E nor F। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, लेट मी जस्ट कंपेयर। नाउ सबसे पहले एक बात बताओ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान देना एक बार, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट। एवरीवन नोट डाउन। सपोज मान लो एक डाई को मैंने थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने के बाद ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया बताओ?
आप ये नंबर 6 का समझा रहे क्या? सुनना एक बार फिर से। 6 के पहले एक्चुअली मुझे ये समझाना चाहिए था, तो मैं पहले ये समझा रहा हूँ, then I'll come to number 6. Okay, so everyone note down. Suppose if I ask you कि एक डाई को थ्रो करेंगे हम लोग, तो डाई को थ्रो करने के बाद आउटकम्स क्या होगा? 1 से लेके 6 तक यही कुछ ना कुछ आउटकम्स होगा. So number of elements present in this set is 6. Now suppose if I ask you, what is the probability that we get 1? I'm not writing, let me see the event message. It is 1 out of 6. What is the probability of getting 2? 1 out of 6. Probability of getting 3? 1 by 6. And probability of getting 6 is what? 1 by 6. Now tell me everyone. यहाँ पे मैंने यहाँ पे बीच में लिखा नहीं है, बट चलो लिख ही देते. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी क्या होगा? 1 by 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी क्या होगा? 1 by 6. नाउ इससे मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ, देखना एक बार. दैट दीज आर ऑल एग्जॉस्टिव केसेस. इज देयर आर, देखो जो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सम में मैंने जितना इवेंट्स को, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 6, 5. एक बात बताओ तो, इसके अलावा और कोई केस हो सकता है? अगर मान लो डाई को थ्रो करे और मैं सोच रहा हूं कि 1 आए या फिर 2 आए, मतलब जो नंबर्स है वो आए, तो नंबर्स आने का अगर हम बारे में सोच रहे हैं, तो क्या नंबर्स इनके अलावा और कुछ आ सकता है? नंबर्स नहीं आ सकता. और दीज आर एग्जॉस्टिव केसेस. व्हाई? जस्ट नोट डाउन, बिकॉज इन सारे केसेस का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 by 6. सारे केस का अगर हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू को निकाले, ऐड कर दें, तो आंसर क्या है? डू यू एग्री दैट सारे केस का? मतलब ध्यान से नोट करना एक चीज, कि अगर एक सैंपल स्पेस के अंदर जितना एलिमेंट्स है और उस क्वेश्चन में हम जितने भी इवेंट्स का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अगर वो सारे इवेंट्स का यूनियन, अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, सारे इवेंट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर ऑल एग्जॉस्टिव केसेस. मतलब इस केस के अलावा और कोई केस को हम डिस्कस ही नहीं कर सकते. समझ में है तो बात? और एक और चीज ध्यान से नोट करना, एग्जॉस्टिव केस का एक और बहुत बढ़िया क्वालिटी क्या होता है, आई मीन प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वालिटी नहीं, प्रॉपर्टी क्या होता है, कि सारे एग्जॉस्टिव केसेस का प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ठीक है, मतलब कभी भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में sum total of probabilities of all the exhaustive cases cannot exceed 1. It has to be equal to 1 itself. 1 से लेस होगा मतलब वो exhaustive cases नहीं है. जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3, तो ये क्या होगा बताओ तो? 3 by 6. What is 3 by 6? हाँ, क्या ये 1 के बराबर है? मतलब इस वैल्यू से पता चल रहा है मुझे ये बात कि इसके अलावा भी कुछ ना कुछ और इवेंट्स है उस क्वेश्चन में. समझ में मेरे बात? So now let us come to this topic. You will understand how I'm relating. You will understand. Just give me a few minutes. Now, what is the probability neither E nor F? मतलब मैं probability निकालना चाहता हूँ उस इवेंट का, मतलब मैं neither E nor F का निकालना चाहता हूँ. मतलब मैं neither E nor F का निकालना चाहता हूँ probability. इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में E और F के अलावा भी और कुछ इवेंट्स है जो डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं है. मतलब उस क्वेश्चन में और भी कुछ इवेंट्स होना चाहिए, बट वो क्वेश्चन में वहां पे मेंशन नहीं है. क्वेश्चन में मेंशन सिर्फ ई और एफ का है, लेकिन मुझे ई भी नहीं चाहिए, एफ भी नहीं चाहिए. तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर गेटिंग 1 नॉट गेटिंग 2? नीदर गेटिंग 1 नॉट गेटिंग 2, तो तुम क्या क्या ऐड करेगा बताओ तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 6. क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर गेटिंग 1 और 2. सुनना ध्यान से, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं? इंस्टेड ऑफ एडिंग 3 4 5 6, जो कि मुझे दिख रहा है तो मैं ऐड कर रहा हूं. मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नीदर 1 नॉट, देखो ध्यान देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर गेटिंग 1 नॉट गेटिंग 2? तो तुमको यहाँ दिख रहा है कि 1 और 2 के अलावा क्या है, तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऐड कर दोगे. लेकिन जहां तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या तुम ये लॉजिक नहीं फॉलो कर सकते हो कि 1 माइनस 1 is 1 or 2? Are you getting my point? So 1 minus probability of getting either 1 or 2. So what is the probability getting either 1? 1 by 6. What is the probability either getting 2? So what is 1 minus 2 by 6? 4 by 6. एक ही बात हुआ कि
तो अब मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर गेटिंग ई नॉर ई? One minus E union F. क्या मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ? क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे? यस, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे नीदर ई नॉर एफ चाहिए मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ? समझ में आया तो बात? मतलब इधर ई और एफ, और का मतलब क्या होता है? तो इस फॉर्मूला को एक बार कॉपी करो फटाफट। अब हम इसके ऊपर बेस सम स्टार्ट करेंगे जिसका मैंने इमेज भेजा है। एक बार ध्यान देना तुम लोग अपने अपने कॉपी में। सर ये वाला लॉजिक परम्यूटेशन में नहीं यूज किया था ना। So I want your attention here. Just note down everyone. Question number 18. We'll do number 18, 19, 20 and 21 all four. It will hardly take, अगर मैं एक समझा दूं 21 sorry हाँ सर 18 19 20 18, 19, 20, 21 ये चार सम था। Now ये सम में हार्डली हम मेरे समझाने के बाद तुमको खुद 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम एक जैसा ही सम है। Now here I'll explain you what is the how to apply this formula actually. Okay, and then I'll start what is mutually exclusive and exhaustive events. Okay, ध्यान देना। कौन सा नंबर? 18, 19, 20, 21 जो इमेज में जो भेजा है ना मैंने उसका नहीं। तो ध्यान देना एक बार, ये रहा इमेज। सबको मैं जो बोल रहा हूँ सबको सुनो, क्या देखो 18 19 20 20 See, the probability that Hemant passes in English is 2 by 3, and the probability that he passes in Hindi is 5 by 9. If the probability of his passing both the subjects is 2 by 9, find the probability he will pass in at least one of these subjects. Now note down. So what are the two subjects discussed? English and Hindi. So let us first declare, let E be the event that Hemant will pass in Hindi. उसके बाद H, sorry, English. Let me denote this with English. English is English. H. Hemant will pass in Hindi. All right. Now everyone tell me कि इस पर्टिकुलर सम में हम लोग को प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट हेमंत विल पास इन इंग्लिश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेमंत विल पास इन इंग्लिश? 2 by 3. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन हिंदी? 5 by 9. अच्छा बताओ तो ये लास्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो दो सेट का यूनियन है या इंटरसेक्शन है? रीड कर लिया तुम लोग ठीक से? At least sir इंटरसेक्शन बोल रहे यूनियन सर, यूनियन होगा। Now see, listen here. If the probability of his passing both the subjects, तो both subject लिखा हुआ है तो both का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है ना। यहाँ पे यूनियन नहीं, सॉरी मैं एटलीस्ट कोई बोला था, मुझे लगा कि एटलीस्ट नहीं सर, हम बात का बोल रहा था, हम लोग को एटलीस्ट निकालना है। हाँ सर, लास्ट में एटलीस्ट लिखा हुआ है। if the probability of his passing both the subjects, मतलब probability that he will pass in English and Hindi both, मतलब ये and का मतलब क्या होता है? and का मतलब होता है जो दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एट अ टाइम। बट और का मतलब क्या होता है? और मतलब यूनियन मतलब कोई या तो पहला को सेटिस्फाई करे तो भी चलेगा, सेकंड को सेटिस्फाई करे तो भी चलेगा। क्योंकि और में हम क्या करते हैं यूनियन में हम लोग वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं यूनियन से जो सेट फॉर्म होता है, जो पहला सेट में प्रेजेंट है तो भी लिख देते हैं, दूसरे में प्रेजेंट है तो भी। लेकिन जब इंटरसेक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जो दोनों में एट अ टाइम प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ बोला है कि जो हिंदी में भी पास करेगा हेमंत एंड इंग्लिश में भी पास करेगा, मतलब दोनों में पास करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू? लेकिन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चीज का पूछा है? E union H. ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 2. सो एट लीस्ट वन मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था?
क्या बताया था? नहीं एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? और हो गया सर। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को हिंदी और यूनियन इन इंग्लिश का हम लोग को प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या दिया था देखो तो अपनी कॉपी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E. Probability of H is 5/9. Just calculate, you get the answer. I mean, just 37/45. Sir, 37. okay. 37/45 is your answer. Is this clear, everyone? Yes, sir. After copying this sum, I mean completing this sum, everyone will do sum number 19, 20, and 21. Out of these three sums, I know that 19 and 20, it will hardly take 5 minutes. Do fast. Start fast. So now, अगर probability of E union F का formula, probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F अगर है, तो बताओ तो probability of E intersection F का formula क्या होगा? It is probability of E plus probability of F minus probability of E union F or not? Yes, sir. Please do fast. So everyone note down the next question. See here. The probability that a person will get an मतलब यहाँ पे दो तरह का है, दो चीजें यहाँ पे दो इवेंट डिस्कस्ड है, एक इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट. So let E be the event of getting electrification contract, ठीक है? And let F be the event of getting plumbing contract. All right, everyone, plumbing contract. Is this clear? अब देखो getting लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बताओ तो? Not getting the इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/5 और प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने F को क्या से डिनोट किया है? F denotes getting, तो F नॉट क्या डिनोट करेगा? नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, which is 4/7. So what is the probability that he will get plumbing contract? 1 minus 4/7, because you know that probability of F plus probability of F naught का जो सम है वो किसके बराबर होगा? 1. 3/7. Is this clear, everyone? Next. अब लिखा हुआ है if the probability of getting at least one contract, दो कॉन्ट्रैक्ट है तो at least one का मतलब क्या हुआ? Union of both. So probability of E union F कितना है? 2/5. और हमको निकालना क्या है? He will get both. हम लोग को निकालना क्या है कि उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब हमको इंटरसेक्शन निकालना है. So it is probability of E plus probability of F minus probability of E union F. Values put करो, आंसर आ जाएगा. Is this clear, everyone? क्या है? 17/105 लिख दें? हाँ सर. सर 20 भी सेम ही है. हाँ सर 20. ठीक है. 20 के बाद 0.03. हाँ करेक्ट है. सर 21 का 13.30. So everyone note down. Question number 21 क्या बोल रहा है देखना एक बार. So we are talking about a very small town of population 6,000. जिसका population क्या बताओ तो 6,000, और उसमें से क्या किया जा रहा है? एक इंडिविजुअल को चूज किया जा रहा है रैंडमली. तो एक बात बताओ, अगर तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने 10 लोग हैं और तुमको उसमें से एक लोगों को चूज करना है, तो अगर तुमको एक को चूज करना है तो तुम्हारे पास एक को चूज करने का कितना पॉसिबिलिटीज है बताओ तो? एक ही. तुमको यहाँ खड़ा कर दो और 10 है आगे, और तुमको मैं बोलूं कि यहाँ 10 लोग में से एक चूज करो, तुम्हारे दिमाग में एक होगा या तुम्हारे दिमाग में 10 ऑप्शन होगा? नहीं, ऑप्शंस का बात कर रहा हूं. 10 होगा ना. मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो देयर आर टोटल 6,000 पीपल इन द टाउन और मैं एक ही को चूज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑल पॉसिबल वेज कितना है चूज करने का? 6,000. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल वेज?
दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6000 हो गया। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से समझो कि इसको करना कैसे है। सिर्फ आंसर जैसे तैसे लाइन से नहीं होगा, यहाँ पे सबको नोट करना। यहाँ पे अगर मान लो एक टाउन में 6000 पीपल है और उसमें से मैं एक को चूज कर रहा हूं, तो मेरे सामने ऑल पॉसिबिलिटीज कितना है। तुमको पता है कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमको अगर एक को चूज करना है तो 6000 पॉसिबल आउटकम्स है, कोई भी एक को चूज कर सकते हैं ना। अब देखो आगे, इसके आगे नोट करना, what is the probability that a randomly chosen individual from the town is either female or over 50 years। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखो, let E be the event that an individual chosen is a female, and F be the event that an individual chosen is over 35, sorry 50, over 50 years। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि इन दोनों इवेंट्स का मुझे यूनियन निकालना है या फिर इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि दोनों इवेंट्स को जो मैंने डिक्लेयर किया इसके बीच में क्या बताओ तो और है। देखो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फॉर्मूला probability of E plus probability of F minus probability of E intersection। ऑलराइट, अब सुनना ध्यान से, probability of E निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n of E by n of S करना पड़ेगा कि नहीं। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट बाय सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस तो 6000 है, लेकिन अगर मान लो मैं एक इंडिविजुअल को चूज कर रहा हूं और वो फीमेल है, उसका कितना सारा ऑप्शन है, कितना सारा पॉसिबिलिटीज है। हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द टाउन, 2000। तो 2000। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, 2000 by 6000। ऑलराइट, क्लियर है नॉट। अगर n of e 2000 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या होगा, n of e by n of s। नेक्स्ट f क्या होगा, f का मतलब क्या है पहले ये बताओ। f है जो इंडिविजुअल चोजन है एंड इट्स एज इज ओवर 50 इयर्स, मतलब इंडिविजुअल जो चूज किया हम लोगों ने उसका एज क्या है बताओ तो ओवर 50 इयर्स। तो ओवर 50 इयर्स वाले कितने लोग हैं, 1200 पर इसमें मेल भी है। ठीक है, 1200 है। नहीं, हमको इससे मेल से और फीमेल से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं बताओ तो f डिनोट कर रहे हैं उसका एज 50 इयर्स से ज्यादा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ f हो जाएगा 1200 by 6000। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो नेक्स्ट, अब दोनों का इंटरसेक्शन, लिसन हियर, दोनों का इंटरसेक्शन। अब बताओ तो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ध्यान देना। E का मतलब है फीमेल और F का मतलब है whose age is 50 years and above, 50 years above। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल who is a female and its age is over 50 years। तो एक बात बताओ, कितने सारे इंडिविजुअल है जिनका एज जो कि फीमेल है और उनका एज 50 इयर्स से ज्यादा है। 600। कैसे पता चला तुम लोगों को, 30% ऑफ द फीमेल का जो एज है वो क्या बताओ तो 50 से ज्यादा है। Probability of E intersection F is 600 by 6000। सर इसमें हम लोग 1200 माइनस क्यों नहीं करेंगे। 1200 तो टोटल जो है ना उनका एज 50 ईयर से ज्यादा है। वो तुम्हारा इंडिविजुअल जो है, सुनो बता रहा है, वो इंडिविजुअल फीमेल भी हो सकते हैं मेल भी हो सकते हैं। लेकिन तुमसे अगर कोई पूछे कि कितने सारे इंडिविजुअल फीमेल है जिनका एज ओवर 50 इयर्स है, तो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है ये कि 30% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन का जो एज है वो 50 ईयर से ज्यादा है। और यहाँ पे पूछा भी ये जा रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब E का मतलब हो गया फीमेल एंड इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड, और F का मतलब क्या है वो ओवर 50 इयर्स। तो कितने सारे फीमेल्स हैं एंड जिनका एज ओवर 50 इयर्स है, तो डेफिनेटली 30% ऑफ 2000। लास्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो आंसर। सर क्या आंसर,
Now write down the next, topic, and the topic is mutually exclusive events. So write down two or more events. Write down two or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive. Two or more events are said to be mutually exclusive. Okay, two or more events are said to be mutually exclusive if the events do not occur simultaneously. If the events do not occur simultaneously, that is, events do not occur at the same time. That is, two or more events. That is, two or more events do not occur at the same time. For example, इवेंट नॉट अकर साइमल्टेनियसली और उसके बाद That is टू सर तो साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद ना सर नहीं। डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली एक साथ साइमल्टेनियस का मतलब जो दोनों साथ साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक के बाद इंटरसेक्शन होता है ना Intersection. तो साइमल्टेनियसली एक के बाद टुगेदर बाय टुगेदर मतलब टुगेदर, एग्जैक्टली, अगर दो चीजें तो टुगेदर। सर मतलब इंटरसेक्शन सर आपको बोर्ड में क्या लिखा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सर आपका डेफिनेशन का हिसाब से यूनियन का डेफिनेशन होगा इंटरसेक्शन का एक सेकंड, एक बार एग्जाम्पल लिखो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे डू नॉट अकर simultaneously. Is this clear or not, everyone? Yes, sir. Yes, sir. That is, they do not occur at the same time. Yes, sir. For example, just write down. For example, in single toss of a coin, in single toss of a coin, in single toss of a coin, we cannot get both head and tail at a time. Head and tail बोला मैंने, head और tail नहीं बोला है. Head and tail मतलब तुम कॉइन को टॉस किया और बोलेगा, तुमसे पूछा जाएगा कि क्या है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हेड एंड टेल. एक कोई स्टेटमेंट हुआ, हेड एंड टेल मतलब क्या, तुम एक बार में एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड एंड टेल दोनों एक साथ कैसे आएगा? सो दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग दैट दीस टू इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही बार में ये दोनों चीजें एक बार में हमको दिखने को नहीं मिल सकते. ऑलराइट, सो तो क्या बोला मैंने, इन सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन वी कैन नॉट गेट बोथ हेड एंड टेल एट अ टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल, a student in an examination cannot pass and fail both at a time. तुमसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी कि तुम इस बार पास एंड फेल दोनों हो जाओगे, तो अगर उसका आंसर मान लो, अगर उसका आंसर तुम सोचने लगा, इसका मतलब समझ जाओ कि तुम क्या होगा. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू पास एंड फेल बोथ, अब तुम उसमें दिमाग लगाने लगेगा कि मैं पास और फेल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, तो फिर थोड़ा गड़बड़ है. ठीक है, तो याद रखना ये वो सब इवेंट्स है जहां पे दोनों चीज एक साथ कभी भी अकर नहीं करेगा. दो इवेंट्स है, दोनों एक साथ कभी अकर नहीं करेगा. ठीक है, अब देखना एक बार नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल. सर ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गया, कोई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. देखना एक बार, यहाँ देखना एक बार. नेक्स्ट एग्जांपल, suppose, write down next example. A person cannot travel by both plane and train at the same time. A person cannot travel by plane and train both at the same time. ठीक है, मतलब एक बार में हम लोग, हाँ, हमको अगर एक जगह जाना है तो हम पार्शियली ट्रेन का जर्नी कवर कर सकते हैं, पार्शियली हम लोग ट्रेन का जर्नी कवर कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स को हम यूज कर सकते हैं. बट एक बार में हम तुम बोलोगे कि हमको वहां जाना, हम एक बार में इससे पहुंच जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल, राइट? तो इस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग?
क्या बोलते हैं म्यूचुअली Non एक्सक्लूसिव। occurring। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, चलिए सुनना ध्यान से मेरा बात था, लिसन हियर। नाउ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई मीन अननेसेसरी थिंग्स, प्लीज लुक हियर, जो मैं पूछ रहा हूं। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन यू गेट हेड एंड टेल बोथ, सो व्हाट विल बी योर आंसर? जीरो, एग्जैक्टली। मतलब यहां से एक लॉजिक ये अराइज हो रहा है कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन, अगर दो है तो तीन है तो तीनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा क्या होगा? समझ में आया बात? अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दो इवेंट अगर है तो दो, तीन इवेंट है तो तीन का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। उस केस में याद रखना, उस केस में अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन टी, क्लियर है नॉट? अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन टी, तो तुम अगर बोलोगे कि सर आपने तो फॉर्मूला दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, तो बोलेगा ना तुमने फॉर्मूला दिया था। लेकिन एक बात बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा? तो फिर फॉर्मूला सिर्फ क्या बन जाएगा? सिर्फ फॉर्मूला यूनियन का क्या बन के रह जाएगा? H plus T। मतलब क्या मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं और मैं बोल सकता हूं कि अगर E एंड F are mutually exclusive, any are mutually exclusive, then number one, probability of E intersection F will be equals to how much? Zero। And number two, probability of E union F will be equals to what? और कुछ और इसमें कुछ लिखे? सर खाली वन भी तो लिख सकते हैं, मतलब एच यूनियन टी वन इक्वल टू वन, क्योंकि वन ही होगा। H union F बोला 1 होगा। हाँ सर आपने हम समझ गए तुम क्या पूछ रहे हो। एक बात, excuse me, एक बात बताओ, now everyone listen here what he is saying, कि आप तो इन दोनों का, इन यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 भी लिख सकते हैं। He is saying this, right? now देखो ये देखो इसी तरह का जो सोच जो है ना, वो एक नया टॉपिक पे हम लोग को ले जाता है, और उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। उस टॉपिक का नाम क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, उसमें क्या होगा? एक्सक्लूसिव भी होगा, मतलब ये सारा, और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? सब में जितना भी इवेंट्स है उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल क्या होता है? 1 होता है। लेकिन तुमको कैसे पता है ये बात? अब नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, तुमको कैसे पता है कि सिर्फ ये दो इवेंट है? और भी तो हो सकते हैं ना। हम लोग डिस्कस दो के बारे में किए, हम लोग डिस्कस दो के बारे में कर रहे हैं, लेकिन तो ये भी तो हो सकता है ना कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कशन दो चीज के बारे में किया जा रहा है, लेकिन और भी बहुत सारा चीज हो सकता है उस। समझ में आया बात? अब जैसे मान लो, अब देखो कितना, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेट मी कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी एज अ चैप्टर है कि अगर हम एक चीजों से बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करने चले जाएंगे ना, कंफ्यूज जाएगा। इन शॉर्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ का ये लिख सकते हैं। अब देखो सपोज मान लो E1 है, E2 है, E3 है, और भी बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स, बट जरूरी नहीं कि सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही, और भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। मान लो 3 इवेंट है, और मैं अगर तुमसे पूछूं कि E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो कैन एनीवन टेल मी कि इन तीनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगा? 0। और अगर मैं पूछूं कि 2 का क्या होगा? 0। समझ रहे? तो अब क्लियर हो गया। अच्छा 3 का बोले, 2 कोई 2 का बोले, सबका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? क्योंकि ये कैसा इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 2 3 है तो 3 साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते। इसका मतलब जब ये हो ही नहीं सकते तो इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? और इस केस में अगर तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो मुझे बता सकते हो इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू? समझ में आया तो बात? क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर हम सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी अलग अलग ऐड कर दे, इग्नोरिंग द इंटरसेक्शन पार्ट, व्हाई? बिकॉज इंटरसेक्शन पार्ट उसमें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, वो तो 0 ही है, उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू तो 0 ही है। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको को? तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एकदम क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग ये 2 टॉपिक के बाद जो एक सम करने वाले हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो कि वो सम आएगा, क्योंकि एग्जाम में आई थिंक अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पेपर बनाया ये सब
Yeah, everyone note down now. Now write down the next topic, that is mutually exclusive and exhaustive. Mutually exclusive and exhaustive. Write down mutually exclusive and exhaustive. देखो एक बार. Two or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive. Two or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive if number one, तो क्या आप रिपीट कर सकता है? क्या? Two or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive. Two or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive if number one, they are mutually exclusive. If number one, they are mutually exclusive, and number two, जितने भी इवेंट्स है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी इवेंट्स है उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल वो हमेशा 1 के बराबर होगा. अगर जितना भी इवेंट्स है, अगर सारा का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाउस्टिव. और उसके नीचे एक बार लिखो, राइट, एक बार लिखो सारा का प्रोबेबिलिटी एक बार लिखो ना. जितना भी इवेंट्स है ये रहा बोर्ड पे, जितना भी इवेंट्स है सारा का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा. Now write down. अब एक नीचे ब्रैकेट में देखिए स्टेटमेंट लिखो तुम लोग. देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोला है. ठीक है. अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों का मीनिंग क्या है पता है? मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज्यादा चीज एक साथ नहीं अकर करेगा, लेकिन एक ना कोई एक तो अकर करेगा ही. एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? एंड एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ कि उसके अलावा और कोई केस नहीं है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखना एक बार, सपोज मान लो एक प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट ग्रेड 1. मतलब मान लो ऐसे हम बोलते हैं कि एक स्टूडेंट अपने पूरा लाइफ टाइम में या तो फर्स्ट आया या तो सेकंड आया या तो थर्ड आया, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ आया ही नहीं, आज तक फेल हुआ नहीं है. मतलब उस अपने क्लास में या तो फर्स्ट आया या तो सेकंड आया या तो थर्ड आया. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट वो फर्स्ट आया है वो सपोज 5 by लेट्स से 10 12 लेट्स से 11. प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड आया है इज 3 by 11 एंड प्रोबेबिलिटी दैट 4 by 11 थी, एंड प्रोबेबिलिटी कि वो थर्ड आया है इट्स 2 by 11. ठीक है, थर्ड आने का प्रोबेबिलिटी. तो एक बात बताओ, अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, तो तुम आंसर क्या लिखोगे बताओ? कौन सा फॉर्मूला निकाल के आंसर निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला खोजते रहो? जीरो. एक बात मैं तुमको बता दूं, इसमें कोई फॉर्मूला का काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक बात बताओ, एक क्या तुम एक एग्जाम में तुम फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एक साथ ला सकते हैं? इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है 0 होगा. तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, व्हाट विल बी द आंसर? 0. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ऑल द 3 ग्रेड्स एट अ टाइम? 0. और अगर तुमसे ये पूछा जाए, सुनना ध्यान से, अब तुमसे अगर ये पूछा जाए, ध्यान देना, कि क्या इन तीनों ग्रेड्स के अलावा और कोई ग्रेड्स वो ला सकता है? ला सकता है.
how many of you agree, नहीं ला सकता है, how many of you agree that इन तीनों grades के अलावा और कोई grade नहीं ला सकता है? Not by my statement, नहीं ला सकता, but with the help of probability value, can you identify? नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता. नहीं ला सकता. Why? Listen here. Why? Listen here. अरे तीनों को ऐड करना है. See, listen here. Because if you find out sum of probabilities of all these three events, अगर हम इन तीनों events का sum total निकाले probability value का, तो क्या होगा पता है? 5 by 11 plus 4 by 11 plus 2 by 11, 11 by 11. 11 by 11 is One. how? One. इसका इससे ये पता चल रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, क्योंकि 2 ग्रेड 3 ग्रेड एक साथ आ नहीं सकते हैं, और सारा का सम टोटल 1 है. इसका मतलब इसके अलावा और कोई केस है ही नहीं. इसका मतलब इसके अलावा और कोई इवेंट्स है ही नहीं. मतलब ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव में ध्यान से एक चीज नोट करना, वन मस्ट मतलब एक तो होगा ही, एंड ओनली वन विल अकर. अच्छा एक बात बताओ तो इस लाइन का मतलब समझ में? ओनली वन मतलब जो दिया गया जितना भी इवेंट्स है कोई एक ही होगा एक बार में. अच्छा मतलब तुम या तो फर्स्ट आ सकते हैं, या तो तुम सेकंड आ सकते हैं, या तो तुम थर्ड आ सकते हैं. मतलब कोई एक ही चीज होगा एक बार में. एंड ओनली वन मतलब एक तो होगा ही. Yes, sir. मतलब ओनली वन मतलब तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? वन मस्ट का मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही होगा. मतलब इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ. ओनली वन का मतलब क्या हुआ? दो चीज एक साथ नहीं हो सकती. समझ में बात? तो जहां पे ये चीज तुम आइडेंटिफाई कर पाओ स्टेटमेंट से, मतलब वो कैसा इवेंट है पता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव. फिर से रिपीट कर रहा हूं. वन मस्ट मतलब क्या हुआ पता है? मतलब इन तीनों के अलावा और कोई चीज नहीं है जो उस पर्टिकुलर आदमी के लिए होगा. ठीक है, क्योंकि सबका सम टोटल किसके बराबर है? मतलब ये एग्जॉस्टिव केसेस है. Yes, sir. और एंड ओनली वन विल अकर का मतलब क्या हुआ? ओनली वन विल अकर का मतलब ये हुआ कि दो चीज या तीन चीज एक साथ नहीं हो सकती. इसका मतलब अगर ये है, इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है. इसका मतलब एग्जॉस्टिव हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? और दोनों मिला के क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव. समझ में आया या नहीं है बताओ? अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और एक सम लिखो लास्ट. सर एक बार कॉपी कर लो. सर अगर सब में एग्जॉस्टिव नहीं होता सर